एग्जांपल्स किए थे हमने इससे रिलेटेड, एग्जांपल्स थे। उसके बाद एक्टिव इंडक्टर की बात की थी। इन द केस ऑफ एक्टिव इंडक्टर, एक्टिव इंडक्टर का मतलब आपने इसको स्विच से काट रखा है फिर भी ये जिंदा है। स्विच से काट रखा है फिर भी ये जिंदा है, यानी कि अगर आप इंडक्टर में करंट भेजते हैं तो उसमें एनर्जी कितनी आ जाती है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर आ जाती है। फ्लक्स कितना आता है, एल आई आता है। ठीक है, अगर आप इसको हटा देंगे ना, वायर हटा देंगे, इसकी दोनों एंड्स कट करके आप कहीं रख लेंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो वाली। और जब आप इस इंडक्टर को कहीं कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे सर्किट में, तो इसमें से जो करंट निकलती है वो वही करंट निकलती है जो इसमें स्टोर हो रखी थी जब वायर कट की गई थी। तो इट वॉज आई नॉट ओवर हियर। फिर हमने एल आर सर्किट को देखा, यहाँ पे एल आर सर्किट, इसके बारे में जाना। अगर एल आर में आर नहीं होगा, अगर एल आर में आर नहीं होगा तो क्या होगा धनंजय बताइए। अगर एल आर सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा उस सर्किट में। यस धनंजय, एल आर सर्किट में अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट का क्या होगा, टेल मी। सर एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी। और क्या होता था, फाइनल रिजल्ट क्या आया था इसका हमारा राजुल। यस सर। हाँ, एल आर सर सर्किट ई एल बाई टी था इसका, आई इक्वल्स टू, यानी कि करंट के बारे में क्या कहना चाहोगे। वो लीनियरली इंक्रीज करता है विद टाइम। वेरी यस, इंक्रीज करता है विद टाइम। सीखो क्लास, सीखो रिवाइज कैसे करते हैं, ठीक है, रिवाइज करो सबके सब। तो अगर इंडक्टर में रेजिस्टेंस अगर जोड़ दिया जाता है साथ में तो वो कैसे बिहेव करता है, हमने केवीएल लगाया, हमको पता चला ये चीजें निकल कर आई। I इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई की पावर आर टी अपॉन एल, इट इज आई मैक्स। और इसके बारे में हम सारा कुछ लिख चुके हैं, कब कैसा बिहेव करता है सर्किट। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए इंडक्टर कब कैसा बिहेव करता है। एवरीथिंग इज ओवर रिटन ओवर हियर। ठीक है, सो ये चीज़ हमने बेसिकली कर ली और आई एक्सपेक्ट कि आप सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं बुक के और सारे हो रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे ही पढ़ा दूं मैं किसी चीज़ को उसी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करो उसी टॉपिक पर, वो उस वक्त क्लियर जल्दी से हो जाता है। जितना डिले करोगे फिर उसका इतना महत्व खत्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भूलने भी लग जाते हैं। तो भूले ना, इसलिए आप फटाफट से सवाल भी करने लग जाया करो उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ तक हम कर चुके थे पिछली क्लास में, सो लेट्स बिगिन। सो चलिए शुरुआत करते हैं। So today I will talk about series and parallel connection of inductor, series and parallel connection of inductor, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग जरा। तो ये चैप्टर आज ही आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, और जो टाइम बचेगा उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट बच जाएंगे हमारे आज के, ऐसा लगता है मेरे को, तो उसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर्स, तो इसमें क्या करना है देखिए। सपोज मेरे पास सीरीज में लगे हुए हैं दो इंडक्टर, ऐसे लगा हुआ एक, ऐसे लगा हुआ एक। ये करंट आ रही है इसमें जो कि इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, टाइम के साथ करंट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका इंडक्टेंस है L1, इसका है L2। सो व्हाट विल हैपन टू दिस, यहाँ पे क्या होने वाला है, जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे करंट बढ़ेगी तो ये अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? लाइक दिस, इट विल अपोज। जिसका अपोजिशन इस तरह से हम लिख लेंगे, ये भी अपोज करेगा, इसका अपोजिशन हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, नाउ दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू, मेरे को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है ना इन इंडक्टर्स का। तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है पॉइंट बी। ओके, तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पता ना चले किसी को कि ये दो इंडक्टर थे या अकेला ये एक था, पता ना चल पाए। तो इसका मतलब हम करंट भी वही चाहते हैं जो कि ऊपर जा रही है, और हम पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस वही चाहते हैं जो ऊपर है ओवर। तो ये वाली करंट यहाँ भी इंक्रीज कर रही होगी, और इसका नाम मैंने दे दिया एल इक्विवेलेंट। तो क्या होगा इस केस में, ये भी तो अपोज करेगा इक्विवेलेंट वाला, तो ये कितने से अपोज करेगा, एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी से अपोज करेगा। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी माइनस ऑफ एल टू डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू वी बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू एल वन प्लस एल टू डी आई बाई डी टी, ऐसा हम लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू एल इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, ये लिख लेंगे ना। अगर आप कंपेयर करें 1 and 2 को, कंपेयर 1 and 2 कंपेयर करो तो क्या कहोगे, एल इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 आ जाएगा, है ना। ये हो गया काम हमारा, अच्छे से समझ में आ गया ये चीज कि ऐसे निकालते हैं एल इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट निकालने का तरीका समझ लो आप, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट जैसा चक्कर हर जगह पूछ लिया जाता है अक्सर। इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा काम करे, बिल्कुल वैसा ही लगे जैसा दिख रहा है, वो वैसा ही काम करना चाहिए। तो ये आ गया सीरीज कनेक्शन। तो दिस वाज सीरीज कनेक्शन। तो ये था सीरीज कनेक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन की। I will talk about parallel connection. तो क्या होगा पैरेलल कनेक्शन में, इस तरह से करंट जा रही है और I1 I2 में बढ़ गई। मान लो ये करंट इंक्रीज हो रही थी तो ये भी इंक्रीज करेगी, ये भी इंक्रीज करेगी। तो क्या कहेंगे यहाँ पे हम, इसका कैसा बिहेवियर होगा, यहाँ पर कैसा बिहेव करेगा, ये रोकेगा इसको, ये भी रोकेगा इसको। इट इज एल डी L1 डी I1 बाई डी टी, ये L2 डी I2 बाई डी टी, ये होगा। और यहाँ पे है A पॉइंट, यहाँ पे है B पॉइंट, ठीक है। नाउ इफ आई ड्रॉ द सर्किट ऑफ इक्विवेलेंट, तो मैं ऐसा बनाऊंगा इसको, ये है A पॉइंट, ये है वही वाला B पॉइंट, और वही करंट जाएगी जो उसमें जा रही है ओवरऑल। इसका नाम दे दिया L इक्विवेलेंट, और ये बिहेव करेगा इस तरह से, यहाँ पे L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी। ओके, ये बात तो ठीक है बिल्कुल।
और हम एक फैक्ट और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पैरेलल में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, इन पैरेलल क्या कहते हैं हम लोग, इन पैरेलल क्या कहते पोटेंशियल हैं, डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल Speed is पैरेलल constant. पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जो इक्विवेलेंट में होता है वही इंडिविजुअल में भी होता है, ठीक है, तो ये बात है। ओके, वन मोर फैक्ट which I can state over here is I is equals to I1 plus I2, ठीक है। What is I1, हमको ये देखना है यहाँ पे, तो ये तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास di/dt है, di2/dt है, di1/dt है, और यहाँ पे I है, तो इसको हम कुछ उसी तरह से बना लेते हैं, डिफरेंशिएट अबव विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आ जाएगा हमारे पास di/dt इज इक्वल्स टू I1 प्लस सॉरी di1/dt प्लस di2/dt, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो di/dt किसके बराबर हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? सुनिए यहाँ पे देखिए, तो मैं कह सकता हूँ ना, यहाँ पे देखो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, L1 di1/dt के, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, और L2 di2/dt के भी बराबर है, और ये किसके बराबर है, L इक्विवेलेंट di/dt के भी तो बराबर है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पैरेलल में कांस्टेंट होता है, तो ये सबके बराबर है, किसी को भी चूज कर लो आप, सब यही आएगा, ठीक है ना बात। VA माइनस VB कांस्टेंट ही तो रहेगा, ऊपर नीचे और एकदम नीचे इक्विवेलेंट में भी, L1 L2 और L इक्विवेलेंट में तीनों में क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, समझ गए बात। अब यानी कि मैं लिख सकता हूँ di1/dt क्या लिख सकता हूँ मैं, फिर VA माइनस VB अपॉन L1, di2/dt क्या लिख सकता हूँ मैं, VA माइनस VB अपॉन L2, और di/dt क्या लिख सकता हूँ, VA माइनस VB अपॉन L इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा VA माइनस VB अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू VA माइनस VB अपॉन L1 प्लस VA माइनस VB अपॉन L2। तो VA माइनस VB कट जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट होने का, ठीक है। एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इज सिमिलर टू that of resistance, बिल्कुल उसके जैसा ही है, रेजिस्टेंस के जैसा ही है। So if I ask you a question, ये I करंट जा रहा है, ये L1 है, ये L2 है, तो क्या कोई बताएगा मेरे को I1 क्या होगा और ये I2 क्या होगा, कितना कितना बटेगा इनमें, बताइए। अगर इनका बिहेवियर रेजिस्टेंस जैसा है तो ये करंट हम निकाल पाएंगे, बताइए। सर I1 होगा L2 अपॉन L2 वेरी गुड, वेरी गुड, L2 अपॉन L1 प्लस L2 प्लस I, और I2 आ जाएगा L1 L1 plus L2 I, L1 upon L1 plus L2 into I। बहुत बढ़िया, आपने सही पकड़ लिया एकदम इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर के बारे में। इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते वो आपसे कभी भी। पहली बात, इतना भी पूछ लें तो बहुत बड़ी बात है, इतना भी नहीं पूछेंगे, ठीक है, और इससे ज़्यादा तो कभी भी पूछेंगे ही नहीं।
यही हो सकता है, सीरीज पैरेलल आ जाएगा, ये आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा कभी। तो दिस वी हैव डन। ओके, अब मैं बात करता हूँ एक नया टॉपिक, आगे बढ़ते हैं उसमें हम लोग। हेडिंग इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कैसे जनरेट होती है, इस सब चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। इंड्यूस्ड का मतलब कोई सोर्स तो होगा नहीं, फिर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी। इंड्यूस का मतलब कोई रियलिटी में कोई सोर्स नहीं है इसको प्रोड्यूस करने वाला, फिर भी ये आ गई है। तो कैसे आई है वही हमको यहाँ जानना है। ओके, तो लेट्स सी। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, सपोज ये एक रीजन दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, और इस रीजन के अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे दी मैंने। मैग्नेटिक फील्ड आई हैव गिवन इज क्रॉस। ठीक है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ये इसका सेंटर है यहाँ पे, दिस इज द सेंटर ओवर हियर, और ये इसका कैपिटल रेडियस है, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही है। B इज इक्वल्स टू B एज अ फंक्शन ऑफ T। B बराबर क्या है? कोई फंक्शन होगा T का जो कि हमको बताया नहीं गया है। इट डिपेंड्स कि सवाल कैसा होता है, वो उसी वक्त आपको फंक्शन दे देगा। ठीक है, तो B इज इक्वल्स टू B ब्रैकेट T मीन्स B इज सम फंक्शन ऑफ T, कोई समय का होगा। तो यहाँ पे ये चीज है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये B का फंक्शन है, और यहाँ पे मैं दो रीजन लूंगा, दो इलाके लूंगा। कौन से हैं वो? एक तो अंदर होगा इस सिलेंड्रिकल रीजन के, ये सिलेंड्रिकल रीजन है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कुछ बता देता हूँ कैसा ये सिलेंड्रिकल रीजन है। सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कब आता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड? इसके ऊपर एक लाइन लिख लेते हैं कि whenever magnetic field changes with time, whenever magnetic field changes with time, electric field is generated in the region। उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट
कि आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम के साथ लिखा है मैंने यहाँ पर, या मैं क्या लिख रहा हूँ, टाइम के साथ। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए, टाइम के साथ बदलनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तब ऐसा होगा। तो यहाँ पे हमने ले रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, ओके। नाउ सपोज मैंने यहाँ पे लिया कोई कंडक्टर, ये मैंने कंडक्टर, इमेजिनरी कंडक्टर लिया हुआ है, दिस इज माय इमेजिनरी कंडक्टर। इमेजिनरी कंडक्टर, कंडक्टर है लेकिन आप इसको इमेजिन करें कि वहां पे है ये, ठीक है। नाउ से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, या यूं कहो इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, समय के साथ ये इंक्रीज कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इमेजिनरी कंडक्टर में करंट किधर आना चाहिए, आप ये सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, यानी क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इस ग्रीन वाले कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किधर आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। सब लोग क्या कहते हैं, यही कहना चाहेंगे या कुछ और? यस, कोई जवाब किसी का, करंट कैसा आएगा? ऑब्जर्वर कहाँ पे है सर? हाँ जी, ऑब्जर्वर कहाँ पे हम डिटरमाइन? हम ही ऑब्जर्वर है, फ्रंट से कर रहे हैं ना, मतलब स्क्रीन से। हाँ हम ही हैं जो देख रहे हैं इसको, बस बताओ। सर क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और कोई एनीवन एल्स विद अ डिफरेंट एंटी आंसर? क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, बिकॉज क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो ग्रीन वाला कंडक्टर चाहेगा कि मेरी करंट ऐसी आए कि मैं इस क्रॉस वाले को रोक पाऊं, यानी क्रॉस वाले को रोकने के लिए, यानी क्रॉस वाले को कम करने के लिए मुझे डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यही तो होगा, ये वाला प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, तभी तो क्रॉस की कमी होगी। क्रॉस को अगर हटाना चाहते हो तो डॉट लेकर के आओ, डॉट लेकर के आने का मतलब आपकी तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, आपकी तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहां से आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? नॉर्थ से आती है, यानी नॉर्थ बन जाएगा, और यानी कि करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, करंट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे कंडक्टर होता है तो ये आ जाएगा, करंट आ जाएगा इस तरफ, बैटरी आ जाएगी इस तरफ, ये बैटरी आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इसी रीजन में, बताइए किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? वेयर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी, किधर होगा? अगर करंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए आपके हिसाब से? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यही होगा ना, जहां करंट होता है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ना बैटरी का ये, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, घूम के इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पे, समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है? सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सर्कुलर। अब कैसे निकालेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को, ये हम देखते हैं यहाँ पर। अब तो सपोज ये है रेडियस छोटा r, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। हम एक काम तो कर ही सकते हैं कि ई इंड्यूस किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड पे फोकस करो सिर्फ, तो d∅dt पे आएगा। ई इंड्यूसेस d∅dt,
इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। और व्हाट एल्स यू विल से? पोटेंशियल डिफरेंस और क्या होता है? वी ऑल्सो नो, हम एक बात और जानते हैं, ये तो जानते ही हैं, या ये तुम जानते ही हैं। वी ऑल्सो नो dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होता था, बिल्कुल होता था। अब मैं इस पे इंटीग्रेशन लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यानी कि डेल्टा वी किसके बराबर आता था? माइनस ई डॉट डी आर के बराबर आता था। ई डॉट डी आर कहाँ पे कर रहे हैं हम? यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं? ई डॉट डी आर किधर कर रहे हैं? इस लूप में कर रहे हैं ना, इस पूरे चक्कर में कर रहे हैं। इस पे सिंबल लगा देते हैं ऐसा गोल वाला। गोल वाला का मतलब आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ई डॉट डी आर पूरे गोल चक्कर में कर रहे हैं, तो ऐसा सिंबल हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ई तो कौन ई डॉट डी आर करोगे तो क्या आएगा बताओ? ई डी आर कॉस जीरो आएगा। ठीक है, क्या इस आर रेडियस में ई सेम रहेगा? हाँ जी सर, ई सेम रहेगा। ई को ले लो बाहर, तो क्या बच गया? ये बच गया। अब ये क्या आने वाला है? व्हाट विल दिस बी? ये हो जाएगा, सोच लो, 2 पाई आर। 2 पाई आर यार सर्कमफ्रेंस। तो डेल्टा वी आ गया ये। ठीक है, तो डेल्टा वी आ गया हमारे पास ये चीज। अब यहाँ पे साइन वाइन को हटा दो, यहाँ से साइन को इतना ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर हम लोग साइन पे ध्यान नहीं देंगे। तो मैग्नीट्यूड अगर हम देखें इसका, तो इट इज ई इंटू 2 पाई आर। यह है, सिर्फ लिख देता हूं मैग्नीट्यूड, यह है मैग्नीट्यूड, ये भी है मैग्नीट्यूड। साइन तो हम जान चुके हैं ना, लेंस रूल से ही निकाल चुके हैं, लेंस रूल से ही हम इस काम को कर चुके हैं। तो दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस है। ये यहां से पोटेंशियल डिफरेंस ये आ रहा है और इस तरीके से ये आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये सेकंड हो गया, ये वाला क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट। तो दोनों सेम होने चाहिए ना, बात तो एक ही है, इक्वेटिंग द टू। हाँ, तो देखें यहाँ पर हम कहेंगे फॉर रीजन 1। अब हम बात करते हैं फॉर इनसाइड रीजन, फॉर इनसाइड रीजन, अंदर वाले रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अंदर वाले रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, सो पहले एक चीज यहाँ मैं लिख देता हूं, इक्वेटिंग द टू, equating the two, so we will get E into 2 pi r equals to d phi by dt। ये मिल गया ना, बेसिकली यही तो हुआ। हाँ जी सर, ये मिल गया। अब बात करते हैं इनसाइड रीजन की, अंदर वाले रीजन की क्या होगा अंदर वाले रीजन में? तो E into 2 pi r, तो यही रहने वाला है। फ्लक्स क्या होगा अंदर वाले रीजन के लिए? अभी तो हम डी फाई बाई डी टी करेंगे, जब हमको फ्लक्स पता तो होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ टाइम है क्या। तो व्हाट इज फ्लक्स? बी डॉट ए, तो बी तो दे रखा होगा हमको, फंक्शन ऑफ टाइम ए कॉस जीरो कह लो, तो क्या आ जाएगा? बी इंटू हाउ मच इज दिस एरिया? इट इज पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हेयर वी आर गेटिंग बी इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? आर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो बाहर ले लो। क्या बच गया? बी था ना फंक्शन ऑफ टाइम, तो डी वी बाई डी टी में इसको रहने दीजिए, तो ई इंटू 2 पाई आर आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे काट पीट के, तो क्या आएगा? पाई से पाई चला जाएगा, तो आर अपॉन 2 डी वी बाई डी टी आ जाएगा। ये चीज हमको मिल जाएगी यहाँ पे। दिस इज हाउ वी कैन गेट द थिंग। तो इनसाइड रीजन के लिए आ गया है यहाँ पर। अब बात करें हम आउटसाइड रीजन के लिए।
फॉर आउटसाइड रीजन। तो आउटसाइड रीजन हम देखते हैं यहाँ पे किस चीज की लेकर के हम बात कर रहे हैं। आउटसाइड का मतलब हो गया यहाँ पे ये हो गया आउटसाइड रीजन। ठीक है, आउटसाइड रीजन, यानी इसको भी मैं क्या कहूँगा, इसको भी जानेंगे हम किसी से, आर से ही जानेंगे, छोटे आर से। ये हो गया। तो अब बताइए कितना फ्लक्स आएगा, क्योंकि हमको d∅dt करना ही होगा। अभी नीचे जाके वही करूंगा मैं, d∅dt। तो बताओ इस वाले कलर में इसके अंडर कितना फ्लक्स आएगा, फ्लक्स कितना होगा, एरिया कितना लेंगे, क्या लेंगे, सब बताइए मेरे को। कितना फ्लक्स है इस मैजेंटा वाले कलर के अंदर? बताओ। क्या कहना है? 3.25 कैपिटल। फ्लक्स कितना है? यहाँ पे तो फ्लक्स है नहीं, यहाँ पे फ्लक्स है क्या? यहाँ तो फ्लक्स नहीं है ना, नहीं क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। यहाँ पे इस जगह में फ्लक्स कहाँ पे आएगा? इसी रीजन में आएगा ना सिर्फ, कैपिटल आर तक। हाँ कैपिटल आर तक आएगा सर। हाँ, तो क्या लिखेंगे, b इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, सिंपल, कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लक्स जो है b इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आ जाओ अपने वाले फॉर्मूले पे, E इंटू 2πr इज इक्वल्स टू d∅dt। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे d∅dt को पाई r स्क्वायर dB/dt। तो ये हो गया E इंटू 2πr। अब इसमें काटा पीटी करें कुछ तो आई पाई से पाई जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 2r इंटू dB/dt। ये रिजल्ट आ गया है। दिस इज द रिजल्ट फॉर आउटसाइड पॉइंट। अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, ग्राफ बना रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। फॉर सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड, यही कोर्स में हमारे, ऐसा नहीं कि स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड हो, सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे कोर्स में है फॉर सिलिंड्रिकल फील्ड। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, जब r इक्वल्स टू r था तो कैसा है ग्राफ का वेरिएशन, बता सकते हैं? E r पे कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली कर रहा है, डायरेक्टली डायरेक्टली कर रहा है। ये हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे, यहाँ से यहाँ फिर इनवर्स में हो जाएगा। ये हो गया ऐसे यहाँ तक। E is directly proportional to R and after that ये हो जाएगा inversely। ये हो गया। अच्छा, एक और सवाल पूछूं? एक सवाल ये है, फॉर सेम चेंज इन E, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन E? आपको डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम बनाना है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम।
around cylindrical magnetic field. अब कैसे बनाएंगे ये चीज, तो आप देखो ध्यान से यहाँ पे, फॉर सेम चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, ये हमको देखना है। तो खैर चलो जरूरत नहीं है इस चीज की, वैसे तो उठा लिया था मैंने ऐसे ही टॉपिक। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है यहाँ पे, बस इतना ही बहुत है और इसमें कुछ नहीं है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नीडेड। हाँ, अब मैं इसके बारे में एक खासियत बताता हूँ आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये अलग कैसे है हमारे इलेक्ट्रोस्टैट वाली पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो कुछ लाइन्स लिखते हैं इसके बारे में। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is not conservative in nature, is not conservative in nature. यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं f, अब जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव इन नेचर और नॉन कंजर्वेटिव कब होता है कोई चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव इन नेचर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by static charges is conservative in nature। वो कंजर्वेटिव होती है जो स्टैटिक चार्जेस से प्रोड्यूस होती है, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंजर्वेटिव नहीं होती है। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इन क्लोज पाथ क्या होता है? 0 होता है। क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 होता है। whereas for induced इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन इन क्लोज पाथ, यानी इसको ऐसे लिखते हैं एफ सी मतलब कंजर्वेटिव डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। उसको लिखते हैं नॉन कंजर्वेटिव डॉट डी आर नॉट इक्वल टू 0। इसको मैं और ढंग से समझाता हूं, अभी आपको समझ में ना आया हो शायद। वर्क डन इन क्लोज पाथ, तो देखो कंजर्वेटिव वाली फील्ड ना ऐसे होती है, प्लस से निकलती है और माइनस में जाके डूबती है, ऐसा होता है। तो जब आप यहां से यहां जाएंगे इधर इस रास्ते में, ये तो आप जानते ही है ना कि वर्क डन सभी रास्तों में, ये बात जानते ही हो आप? यस सर। सभी रास्ते में वर्क डन सेम ही आता है, ठीक है।
अगर इस रास्ते में पॉजिटिव आ रहा है, मान लो इस रास्ते में आ रहा है पॉजिटिव, इस रास्ते में है पॉजिटिव, तो इस रास्ते में कैसा होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव W1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ W1 प्लस का, यहाँ से W1 नेगेटिव का, तो टोटल कितना हो गया? 0। देख लो, ये कह रहा हूं, समझ में आई चीज? तो ये प्लस से निकलती है, नेगेटिव में एंटर होती हैं। वेयर एज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसी हो रही है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? ये तो सर्कुलर है ना, सर्कुलर है। देखो यहाँ पे इनका शुरुआत और एंड कहीं नहीं है, गोल गोल घूम रही है, ये गोल गोल घूम रही हैं, ना तो इनका शुरुआत है कोई, ना इनका एंड है कोई। वेयरएज जो पॉइंट चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, पॉइंट चार्जेस से, स्टैटिक वाले पॉइंट चार्जेस से, वहाँ प्लस से निकलती हैं और नेगेटिव में डूब जाती हैं। तो ये वाली कंजर्वेटिव होती हैं, इनका वर्क डन क्या आता है? 0 आता है टोटल। वेयरएज नॉन कंजर्वेटिव का क्या आता है? नॉट इक्वल टू 0। क्यों आता है नॉन इक्वल टू 0? वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, इसका भी पता चल जाएगा कि सपोज यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहाँ पे है ये प्लस चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये प्लस चार्ज भागता रहेगा ना ऐसे गोल गोल, भागते तो रहेगा। जब ये वापस घूम के इधर आएगा, वर्क डन होता रहेगा ना इस पे। अगर इस किसी ट्यूब के अंदर ये पैक है तो, समझ नहीं पाए शायद अब क्या कह रहा हूं मैं, करता हूं कोशिश। मान लो ट्यूब है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने प्रोड्यूस कर दी किसी तरह। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए लाइक दिस, और आपने इसके अंदर चार्ज छोड़ दिया ऐसे, तो बताइए इस चार्ज का क्या होगा? इसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी ना, इसका वर्क डन कभी 0 होगा क्या? कभी 0 होगा ही नहीं वर्क डन, क्योंकि फोर्स तो हमेशा आगे लग रहा है ना, इस पे चलता जाएगा, फोर्स लगते जाएगा, घूमते ही जाएगा। ये तो तेज स्पीड ऑफ दिस चार्ज विल कंटिन्यूसली इंक्रीज, बढ़ती रहेगी, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो वर्क डन कहाँ 0 हो रहा है? ये तो बढ़ते ही जा रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। बोलो क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है, समझ नहीं आया ये वाला पार्ट। स्पीड कैसे बढ़ रहा है वही समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, QE फोर्स। अब जब फोर्स लगता रहेगा तो स्पीड नहीं बढ़ेगा क्या? एक्सेलरेशन नहीं आएगा? वर्क डन पॉजिटिव करेगा कि नहीं करेगा बताओ? QE फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव ही होगा ना हमेशा, बढ़ते ही रहेगा, ये तो गोल गोल घूमता जाएगा, तेज घूमते ही जाएगा। कांस्टेंट फोर्स लगेगा ना? हाँ कांस्टेंट फोर्स लगेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, स्पीड इसकी बढ़ती ही जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। हाँ ठीक है ना, फोर्स लग रहा है ना ये, इसीलिए कंटिन्यूअसली। अपोजिट तो लग नहीं रहा फोर्स, पहले तो वाले केस में क्या था, अपोजिट फोर्स लग रहा था, तो वर्क डन नेगेटिव आ गया था। तो एक हाफ में पॉजिटिव था, दूसरे हाफ में नेगेटिव था। यहाँ पे तो हमेशा ही पॉजिटिव वर्क है, ये तो बढ़ाते ही जा रहा है वर्क डन को। कंजर्व कहाँ कर रहा है? कंजर्व होने का मतलब वैसी सिचुएशन वापस भी आ जाए, कंजर्व का मतलब ये होता है। नॉन कंजर्व का मतलब कंजर्व नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे है मेरे पास
ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे रखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज कर रही है समय के साथ। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। किधर लगेगा फोर्स इलेक्ट्रॉन पे? बोलो। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, कहाँ लगेगा? नो आइडिया। क्लॉकवाइज लगना चाहिए। फोर्स इस पे कहाँ लगेगा? छोड़ रख दिया इसको मैंने यहाँ पे, बस फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड, राइट, इधर लेफ्ट साइड लगना चाहिए सर राइट। रीजन दो, रीजन मुझे आई नहीं। ई इंड्यूस जो होगा वो, हाँ वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। ठीक है, चलो आपका ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा कुछ, फिर तो इस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन राइट में लगना चाहिए, बट निगेटिव की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। हाँ फोर्स लग जाएगा इस पे, किधर? इधर। हाँ, नेगेटिव चार्ज है तो उस तरफ लग जाएगा। बस डायरेक्शन से पता चल गया मेरे को। इधर लग रहा है फोर्स E इंटू ई के बराबर, छोटा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा ये फोर्स। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट में लग रहा है फोर्स, लेफ्ट वर्ड। ठीक है, तो लेफ्ट में है। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो ये था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कंप्लीटली। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कुछ और। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल वाले नहीं है, बस ऐसे ही हैं ये। एडी करंट, एडी करंट क्या होती है ये जानते हैं। मतलब रैंडम करंट, रैंडम होता है एडी का मीनिंग। तो सपोज ये एक इस तरह से हमारे पास है, सपोज वी हैव, एक स्लैब है मेरे पास, ये है स्लैब, आयरन की स्लैब है, आयरन स्लैब। और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाली है, सब जगह क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है एवरीवेयर, एंड इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ ये बढ़ भी रही है, इंक्रीज कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा,
तो अगर ये स्लैब रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इसमें करंट कैसे आएगा स्लैब में? क्या कहेंगे यहाँ पे हम? अगर लूप होता तो कैसा आता करंट? अगर लूप होता स्लैब की जगह तो करंट कैसा आता? एंटी क्लॉकवाइज आता। एंटी क्लॉकवाइज। पर यहाँ पे तो स्लैब, Anti-clockwise आता। यहाँ पे तो स्लैब है, यहाँ पे है स्लैब। अब स्लैब के केस में क्या होना चाहिए फिर? तो स्लैब के केस में क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे ना बहुत सारे जगह बन जाती है, ऐसे छोटी छोटी इसमें काफी सारे बन जाते हैं ऐसे। तो इसके अंदर जो फ्लो हो रहा होता है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करंट फ्लो हो रहा होता है इन दिस मैनर। अब इनके घूमने से क्या होता है, इस पूरे स्लैब में छोटी छोटी करंट फैल गई होती हैं ऐसी करंट, इनको कहते हैं मिनिएचर करंट्स। इस स्लैब क्या हो जाता है, ऐसे घूम रहा होता है इसमें करंट, जो जगह बन जाती है ऐसे छोटे छोटे इलाके में करंट घूम रही होती है, बिकॉज क्या है तो बिकॉज ऑफ these small currents, power is dissipated as heat due to I square R losses called eddy current loss. एडी करंट लॉस, तो छोटे छोटे करंट की वजह से जो लॉस आ जाता है ना, आई अगर करंट घूमेगा तो रेजिस्टेंस तो है ही इसके पास, तो आई स्क्वायर आर से क्या आ जाएगा, हीट डेवलप होगी तो आयरन का पीस गर्म हो जाएगा तो ये ठंड, फिर जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जाएगी। ठीक है, हीट डिसिपेट हो रही है, हीट के फॉर्म में डिसिपेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इस लॉस को कहते हैं एडी करंट लॉसेस। जो इस तरह से हीट का जो लॉस हो रहा होता है, इस लॉस को कहते हैं एडी करंट लॉस। ठीक है, और क्या इसके फंडे हैं और लॉजिक्स देखते हैं इसके। एप्लीकेशन, application is इसका एप्लीकेशन है, सपोज मैंने यहाँ पर एक स्लैब को एंटर कराया है, इसमें एक स्लैब एंटर कराते हैं इसमें, रुको, एक स्लैब मैंने इसमें एंटर कराई। अब ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड का रीजन। कहाँ पे एंटर करा रहा हूँ, इसके अंदर एंटर करा रहा हूँ मैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर मैं रेड वाला स्लैब एंटर करा रहा हूं, तो इसको कह देंगे आयरन स्लैब एंटरिंग विद अ वेलोसिटी v, इसके अंदर एंटर कर रही है वेलोसिटी v के साथ। तो इसमें करंट कैसे आएंगी, इस वाले इलाके में करंट आना शुरू हो जाएंगी। तो जो करंट आएगी इसमें
वो इस तरह से करंट दिखेगी आपको। करंट ऐसे जाएगी, लाइक दिस द करंट विल फ्लो। तो इस करंट पे फोर्स किधर लगेगा? इस वाले करंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर है, इस पे किधर लगेगा फोर्स? सोचिए, बताइए। मान लो ये वायर रखी हुई है ऐसे और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे किधर लगेगा फोर्स? लेफ्ट में लगेगा। करंट कैरिंग वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। आई क्रॉस बी करो, उधर आएगा फोर्स। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में थंब अंगूठा रखो, इधर रखो तो पाम इधर फेस करेगा, तो इधर आ रहा है। तो इसको कहते हैं ब्रेकिंग एक्शन। ब्रेकिंग एक्शन। ब्रेकिंग एक्शन का मतलब क्या है कि यहां पर ब्रेकिंग एक्शन का मतलब है कि जो आपने स्लैब को वेलोसिटी v से अंदर भेजा, इस पे फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ब्रेक। देखो ऐसा ही तो हो रहा है। आपने वेलोसिटी अंदर फेंका लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स किधर लगा रही है? रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहता कि, या स्लैब नहीं चाहता कि मेरे में से फ्लक्स चेंज हो जाए। तो फ्लक्स चेंज कब नहीं होगा? जब वो उसके अंदर नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो कोई ना कोई तो फोर्स लगाएगा स्लैब पे जो कि इसको पीछे खींचे। बिकॉज लेंज रूल तो यही कहता है ना, जिस कारण की वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है उस कारण को रोका जाएगा। तो कारण क्या है कि वेलोसिटी है ना इसकी राइट की तरफ, तो इस कारण को रोकने के लिए इस पे फोर्स तो लगेगा ही लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस तरीके से लगा, तरीका मैंने दिखा दिया कि इसमें लूप्स बनेंगी, एडी करंट फॉर्म होगी, करंट ऐसे जाएगी, इस पे फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे आया फोर्स इधर बैक में, यहाँ पे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इस पे फोर्स लगा पीछे की तरफ। तो ब्रेकिंग एक्शन हो गया। यही इसी फैक्ट को हम ट्रेन्स में यूज करते हैं जब गाड़ी को रोकना होता है, ट्रेन के व्हील्स को रोकना होता है, तो ऐसा ही कुछ किया जाता है कि ट्रेन के व्हील्स फिर रुक जाते हैं, ब्रेक लगा देते हैं हम। किसी भी चीज में ब्रेक लगाना हो ना किसी चीज में, तो आप इस एक्शन का यूज कर सकते हैं, तो इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। दिस इज अ ब्रेकिंग एक्शन। तो ये चीज है यहाँ पे, ये ध्यान देनी है हमको। इसी इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी यही फेनोमेना है। आप इसको अपनी बुक से पढ़ेंगे, यू हैव टू रीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग सेम जैसा है, सेम प्रिंसिपल है। रीड फ्रॉम योर कास्ट मॉड्यूल और योर एनसीईआरटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होती है। तो यही चीज होती है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये था हमारा एडी करंट के बारे में सब कुछ। तो यहाँ कह सकते हैं स्मॉल करंट्स आर फॉर्म्ड, स्मॉल करंट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड स्लैब। फॉर्म हो जाती हैं अपने आप ऐसे। तो यही था जो इस पूरे चैप्टर में, टॉपिक में जो है आपका कोर्स जो है ईएमआई का, यहाँ पे खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। हियर इट इज फिनिशेस। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं उसको अलग पेज पे डिस्कस करता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लूंगा मैं यहाँ पे, जो लोगों के डाउट रहे हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। पहला, इफ एट एनी प्लेस, if
एट एनी प्लेस, या मैं स्टिक करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को, यहाँ पे सेंड करता हूँ, फोटो खींच लेंगे इसकी हम, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सर मैंने भी इसी चैप्टर से एक डाउट भेजा था। हाँ मैं सारे डाउट ले रहा हूँ यहाँ पे अभी, बस जस्ट अ सेकेंड, शायद आ गया होना चाहिए, आया नहीं है मेरे को। आ गया। उसका यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, क्वेश्चन है ऐसा, हो गया हाइट में, को देखो कैसे सॉल्व किया करेंगे इसे। If at any place angle of dip is this and magnetic latitude is lambda, then the relation is, सवाल ले रहा हूँ, मामूली सवाल नहीं है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। If at any place the angle of dip is theta and magnetic latitude is lambda, lambda magnetic latitude, what is the meaning of magnetic latitude? नॉर्मल जोग्राफिक लैटिट्यूड तो आप जानते ही हो, जोग्राफिकल लैटिट्यूड कहाँ से नापते हैं हम लोग, बताइए कहाँ से नापते हैं हम जोग्राफिक लैटिट्यूड? इक्वेटर से नापते हैं ना एंगल, लैटिट्यूड वाला एंगल कहाँ से नापते हैं? इक्वेटर से नापते हैं। तो मैग्नेटिक लैटिट्यूड वाला जो एंगल है ये कहाँ से नापा जाएगा? ये मैग्नेटिक इक्वेटर से नापा जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हो? तो देखो सपोज ये है अर्थ और यहां पे ये रहा मैग्नेट। अब मैग्नेटिक मैंने क्या किया, सीधा कर लिया इसको सब कुछ, ये मेरा बन गया, ये मेरा बन गया, क्या क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। टेढ़ा होता है ना ये, तो मैग्नेट तो टेढ़ा होता था सर, अंदर वाला मैग्नेट टेढ़ा होता था, मैंने कहा टेढ़ा होता था लेकिन मैंने सीधा कर लिया, घुमा दिया उसको ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे होता था मैग्नेटिक नॉर्थ, सबको याद होगा, यहाँ होता है मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक नॉर्थ नॉर्थ पोल की तरफ ही होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मैग्नेटिक नॉर्थ, जो कि इस बार मैग्नेट के सामने ही होगा ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? दिस इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक लैटिट्यूड, ये है मैग्नेटिक लैटिट्यूड लैम्डा। लैटिट्यूड ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, तो एंगल के फॉर्म में बता रहा है लैटिट्यूड के बारे में। तो ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये भी हम जानते हैं, साउथ यहाँ होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ इधर होता है, तो अंदर वाला हाइपोथेटिकल यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ नॉर्थ होता है, ओके ठीक है। तो यानी डायपोल मोमेंट जो होगा इसका वो किधर आता है? डायपोल मोमेंट इधर आता है, इसका एम इधर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल ऑफ डिप मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होती हैं इस मैग्नेट के, हाइपोथेटिकल मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं वो अंदर ऐसे जाती है ना, इस तरह से जाती हैं, और इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप कहते हैं। बोलो, ये तो एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंगल ऑफ डिप, ऐसा हो गया। अच्छा तो ये बात है, और आपको याद होगा ऐसा कुछ हमने किया हुआ है, ध्यान करो, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ, ये सेंटर है, और यहाँ से हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव करते थे ऐसा, इस जगह पे
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आती थी नेट, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होती थी, और ये एंगल कितना होता था हमारा, सपोज दिस एंगल वाज, यहाँ थीटा वीटा यूज कर रखा है इसने, तो यहाँ मैं अल्फा कह देता हूँ इसको। तो ये एंगल है हमारा सपोज बीटा, ऐसा ही होता था। तो tan बीटा किसके बराबर आता था बताइए? tan अल्फा ये होता था कि नहीं होता था? इस चीज को मत भूलो आप, ये होता था ना। हाँ, ये जो लाइन जाती थी, ये लाइन इसके साथ एंगल जो बी बनाता था, ये जो लाइन जा रही है इसके साथ जो बी एंगल बनाता था वो होता था बीटा। तो यहाँ पे बीटा कौन है, यहाँ बताएंगे जरा इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज बीटा? बीटा कौन है बताओ जरा यहाँ पे। थीटा हुआ सर। सोच के साथ एंगल कितना बन रहा है इस लाइन के साथ, ये हुआ कि नहीं? ये 90 होगा ना? कौन कह रहा है? ये हो गया 90 प्लस थीटा, ये हो गया, तो बीटा ये हो गया कि नहीं? अरे इस लाइन के साथ एंगल जो बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बीटा बना रहा है, इधर घूम के पलट के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90 प्लस बीटा नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, अल्फा क्या होगा बताओ, चलो अल्फा बताओ, अब देखता हूं मैं। बताइए अल्फा क्या होता है? नाइन्टी माइनस लैम्डा, या 90 प्लस लैम्डा? माइनस लैम्डा, माइनस या प्लस? माइनस सर, 90 माइनस लैम्डा। नहीं, प्लस होना चाहिए। प्लस प्लस होगा यार, यहाँ से ले रहे हैं, मैं एम से नापते हैं एंगल, आप यहाँ से नहीं नापते एंगल, यहाँ से नहीं नाप रहे एंगल, देखो एम से आर की तरफ जा रहे हो, एम ये रहा, आर की तरफ जाओगे ना यहाँ से, तो 90 प्लस लैम्डा नहीं होगा क्या? बोलो, समझ में आ गई बात ये? अच्छा, अब पुट कर दो उसमें, tan बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला है, तो डाल दीजिए इसमें, tan बीटा इज 90 प्लस ऑफ थीटा इक्वल्स टू tan 90 प्लस ऑफ लैम्डा बाई 2, तो क्या आएगा यहाँ से? माइनस कॉट थीटा, यहाँ से क्या आएगा? माइनस कॉट लैम्डा बाई 2, तो माइनस से माइनस तो हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/10 थीटा, उधर भेज दो इसको, तो 10 थीटा इंटू कॉट लैम्डा बराबर 2, ये आ गया, विच इज द ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन है ये। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। क्लियर? बोलो, बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो किसी को, पूछ लो यहाँ पे। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये क्या हुआ? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, क्या कहना चाहिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? सर जीरो। बिल्कुल सही कह रहे हो।
जब तक हमको ये नहीं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कि नहीं रखा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता तब तो हम कहते कुछ, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा ही नहीं है तो वो सीधे होंगे नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज याद होगा m एटम बराबर 0 आता है। यही आंसर है क्या अंकुर? तुमने क्वेश्चन भेजा था शायद ये वाला। यस सर, यही आंसर है। हाँ ठीक है, क्योंकि इसने मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखी ना हमको, तो हम क्या बताएंगे। वही से कंफ्यूज हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, ये मैं भी ऐसा हो गया था, खुद मैं भी हो गया था अभी एक बार को तो। लेकिन फिर जब स्टेटमेंट देखा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोला तो 0 कह देते हैं। तो कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज, क्या कॉज है, किस कारण की वजह से होता है पैरामैग्नेटिज्म? क्या आंसर है इसका? सेकंड दे रखा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेस एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर हाँ जी बोलो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या कहें इसमें अब हम? दोनों ही बात सही लग रही है। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा हो गया एक तरह से। होना तो यही चाहिए था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, अनपेयर्ड होना चाहिए। यस सर। अनपेयर्ड ही होगा। चलो देखते हैं इसको, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको बताओ, what do you have to say when alternating current is passed through spring? क्या होगा? Contracts, what happens? सर थर्ड वन। Third one? यस सर। Okay, let's see. Third one कह रहे हो, यानी when alternating current passes through spring it, तो स्प्रिंग में से alternating current भेज दिया हमने, तो क्या होगा? सपोज मैंने बनाता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग, एक ऐसे मैंने स्प्रिंग बनाई। स्प्रिंग ढंग से बनाते हैं थोड़ा सा, ऐसे होगा। सपोज ये एक स्लैब है, स्प्रिंग बना रहा हूँ उस पर। ऐसे लपेट दिया मैंने स्प्रिंग को, करंट भेज रहे हैं इसमें। अब करंट भेज दी ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग मतलब बदलती रहेगी। तो कभी ऐसे होगी तो करंट सब में ऐसे होगी कि नहीं होगी? एक टाइम में करंट ऐसा जाएगा, दोबारा बार में क्या होगा? नीचे आएगा सब में, पर सब में करंट पैरेलल ही तो होगी। सभी में करंट कैसी होगी? पैरेलल होगी। और जब पैरेलल करंट होती है तो क्या होता है आपस में, बताओ? आपस में क्या होता है इनके? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, हर केस में कॉन्ट्रैक्ट ही होंगी। जब ऑल्टरनेटिंग करंट जाएगा तो उल्टा डायरेक्शन में जाएगा करंट, तो भी तो सेम डायरेक्शन में करंट आएगा, तो अट्रैक्ट ही होगी ये। ठीक है, ठीक है अंकुर? आंसर ना थर्ड ही दिया है। थर्ड दिया हुआ है, थर्ड में कैसे होगा? सर मुझे पता है कैसे लग रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। तो चेंज होगा तो एक साथ ही तो होगा ना, अगर ऐसे है या तो फिर उल्टा होगा।
हाँ फिर भी तो अट्रैक्शन ही होगा दोनों केस अट्रैक्शन में। तो मान लो ऐसे होगा, ऐसे होगा, अगर होगा तो ऐसे होगा, फिर ऑल्टरनेट भी होगा तो हाँ इसमें भी तो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। हाँ वही होगा सेम, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए, ऑसिलेट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा ये, ठीक है। हाँ जी सर डीसी दे तो डायरेक्ट करंट दे तो डायरेक्ट में भी अट्रैक्ट ही होगा, कोई फर्क ही नहीं है, ऑल्टरनेट दे रहे हो या वो दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। इससे अगला क्वेश्चन सर डायरेक्ट वाला ही होगा। अच्छा देखता हूँ, वो मैंने शायद कॉपी नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन है एक, कहाँ है MR6, यही क्वेश्चन है, बस एक यही है। हाँ, when direct current passes through a spring it contracts, alternating पास कर रहा है तो oscillate कर रहा है, this is not possible, ऐसा होना नहीं चाहिए, दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ही होना चाहिए, when direct current is passed through a spring, तो भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस लाता हूं मैं, एक क्वेश्चन ये भी है, एक तो ये हो गया। सर हाँ जी सर ये डायरेक्ट वाला जो डायरेक्ट करंट वाला क्वेश्चन होगा असर्शन में आए तो सर इसका रीजन क्या होगा? अट्रैक्ट कर रहा है और क्या, पैरेलल करंट है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट, ओके सर। अट्रैक्शन हो रहा है इसमें। सर ऑनलाइन भी चेक करा, सब में कॉन्ट्रैक्ट वो दे रखा है, ऑसिलेशन। तो रीजन दे रहा है, कुछ रीजन पढ़ो, रीजन। रीजन है when AC is passed through a metallic spring it starts oscillating, whereas DC is the reason is simple. When DC is passed through this, all turns become magnet with faces having NS polarity, therefore each turn attracts each other. Okay, ठीक है समझ गया मैं, बोलते जाओ। And this, in case of AC, now it is not difficult to understand the polarities. Will go on changing, say from N to S and S to N alternatively because of the alternating current. This makes क्या होगा? to contract as MOSFET alternative. सर सब पे यही रीजन दिया हुआ है पूरे ऑनलाइन में। सुनो, वो बता नहीं रहे रीजन आपको, मैं रीजन बताता हूँ क्या हो सकता है, रुकिए मैं बताता हूँ रीजन क्या होगा, मेरे को समझ में आ रहा है, देखिए समझ में आ रहा है। सपोज ये करंट ऐसे जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट जा रही है, अभी ऐसे जा रही है, तो एक ग्राफ बनाता हूँ, देखो बहुत बारीकी से इसमें सोचना है, इसमें इसका रीजन ऐसे होगा कुछ। सपोज ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, यानी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे होगा फिर पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए सपोज मेरा पॉजिटिव है, तो ये ब्लैक वाला क्या है, पॉजिटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये बात मानते हो कि नहीं, अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, अट्रैक्शन। अच्छा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कब होगा, जब करंट यहाँ पे पहुंचेगी, बोलिए, बोलते जाओ, जब ईएमएफ यहाँ पहुंचेगा सबसे ज्यादा करंट होगी ना, जब सबसे ज्यादा करंट होगी तो फिर अट्रैक्शन फोर्स भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ करंट है मैक्सिमम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ हो जाएगा फोर्स 0। जब फोर्स 0 होगा तो जो अट्रैक्ट हो रखी है, मान लो आपने स्प्रिंग को दबा के रखा हुआ है, जैसा हाथ से पकड़ के स्प्रिंग को दबा के रखते हो ना, तो इसने क्या किया था, स्प्रिंग को दबा के रखा था। अब जब ये आई करंट जाएगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, अब फोर्स लगना बंद हो जाएगा अट्रैक्टिव, तो रिस्टोर कर जाएगी। रिस्टोर करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। हाँ, करंट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ये मत समझो कि रिपल्शन भी होगा, रिपल्शन नहीं होगा इसमें कभी भी। हो क्या रहा है, हो तो अट्रैक्शन ही रहा है हमेशा, यहाँ भी अट्रैक्शन ही होने वाला है और यहाँ भी अट्रैक्शन ही होगा। तो सर हमेशा अगर अट्रैक्शन नहीं हुआ तो कोलैप्स नहीं कर जाएगा इस केस में हुआ है? पर चेंज कहाँ पे आ रहा है, जब करंट 0 होता है ना तो अपना नेचुरल स्टेट पे वापस आ जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो फोर्स बारी बार जब 0 हो रही है तब, यानी कि आप ऐसा समझे, पेन की स्प्रिंग निकाल लो आप बाहर, आप ना दोनों कोनों से स्प्रिंग को पकड़ लो, एक अंगूठे से और उंगली से दबाते ना, ऐसे स्क्वीज करते हैं स्प्रिंग को। तो जैसे आप स्क्वीज करोगे तो इट इज लाइक आई मैक्स फोर्स, आपने स्क्वीज किया, दबाया तो दब जाएगी स्प्रिंग, और जैसे ही आई 0 हुआ तो यानी कि फोर्स क्या कर दो, हटा लो। तो फोर्स हटाने का मतलब अपनी उंगली हटा लो, तो उंगली हटाओगे तो वापस एक्सपेंड कर जाएगा ना स्प्रिंग, समझ रहे हो? तो दबा रहे हैं फिर हटा रहे हैं, दबा रहे हैं फिर हटा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये ऑसिलेट तो कर रहे हैं, इसीलिए ऑसिलेशन हो रहा है, समझ रहे हैं? इसीलिए ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जो स्विचिंग हो रही है, दिस इज कॉजिंग ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इस वजह से हो रही है। स्प्रिंग यानी कि कम होती है ज्यादा होती है, कम होती है ज्यादा होती है, यानी कि ऐसे होगा, पहले ऐसे होगा स्प्रिंग आई मैक्स जब जारी होगी करंट, और जब आई 0 जारी होगी तो ऐसे हो जाएगा, जब आई 0 जा रहा है तो दोबारा से आई मैक्स जाएगी, अब जब दोबारा से आई मैक्स जाएगी तो क्या होगा, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर दोबारा से आई 0 होगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगी, समझ रहे? दिस इज ओनली ऑसिलेशन, यही तो ऑसिलेशन हो रहा है, देखो कम ज्यादा ऑसिलेशन। सर और एक हाँ जी, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन में डिफरेंस क्या है? हाँ, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन में देखिए, ये हमारा सन है, मैं सन का एग्जांपल लेता हूँ आपको, ठीक है? सन है हमारा और ये हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ऐसे अर्थ घूम रहा है ये, तो ये है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं ना सैटेलाइट की, ऑर्बिटल मोशन इसको कहते हैं। और यहाँ पे अर्थ भी तो घूम रहा है ना अपने इस पे, इसको कहते हैं स्पिन मोशन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो ऑर्बिटल, और अपने एक्सिस पे घूमता है तो स्पिन। तो सर वही क्वेश्चन दे रखा था, जैसे यहाँ पैरामैग्नेटिक वाला दे रखा था, एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन वाला। हाँ, तो डायमैग्नेटिक के केस में, हाँ डायमैग्नेट, हाँ यही वाला में, द कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू एक्सेस वाला हो गया, हमने दिया एक्सेस दे रखा है स्पिन मोशन, और वही पूछ रखा था डाया में, तो डाया में दे रखा था ऑर्बिटल मोशन के कारण, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह के कारण, वही समझ नहीं आया मुझे कुछ। हाँ, वो डायमैग्नेटिज्म की बात सही है, डायमैग्नेटिज्म में जो हो रहा है ऑर्बिटल मोशन के कारण हो रहा है। ऑर्बिटल मोशन बता रहा हूँ कैसे, आपने देखा था ना कि हमने एक बार इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया था, अंदर की तरफ लग रहा था, ये तो समझ गया था मैंने, बाहर लगाया था, तो ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से तो हो रहा है। हाँ हाँ, डायमैग्नेटिज्म में जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती थी, एक में घट जाती थी, तो उससे m में फर्क आता था इनके। हाँ वो तो समझ ऑर्बिटल गया। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है डायमैग्नेटिज्म, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है? अच्छा, हाँ। और इसमें बताओ, इसमें पता है क्या है, इसमें है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, पैरामैग्नेटिज्म आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग है, पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल कौन से होते हैं, ये शायद मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे इस चीज को। ये तो समझ गया, अनपेयर्ड तो स्पिन वाला, फिर ये स्पिन क्यों है, स्पिन नहीं समझ में आ रहा। स्पिन क्या रहता होगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो या अनपेयर्ड हो, बात तो एक ही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो डाइपोल मोमेंट आएगा। हाँ वो तो समझ गया। अब ये तो इसमें मुझे लगता नहीं है कुछ स्पिन को लेकर के कुछ ऐसा होना चाहिए। स्पिन मोशन, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड, जब हम बनाते हैं ना, ऐसा बनाते हैं, जब हम बनाते हैं इस तरह से, देखिए जब हम इस तरह से बनाते हैं ऐसा, तो ये कौन सा, ये स्पिन ही तो होता है। ये तो अपोजिट स्पिन है, ये तो मैं समझ गया। अनपेयर्ड हो गया, ये हो गया अनपेयर्ड। हाँ, अगर इसको हटा दूं मैं तो क्या हो जाएगा,
अनपेयर्ड हो अनपेयर्ड गया। हो जाएगा। अच्छा, इसको हटा देंगे तो हो जाएगा अनपेयर्ड, विच मीन्स, एक सेकंड, तो ये हो जाएगा अनपेयर्ड। तो ये स्पिन रह गया ना, इसका एक स्पिन बच गया है, तो अनपेयर्ड का भी तो अनपेयर्ड हो गया, ये बात भी सही है। स्पिन कुछ ना कुछ बच जाएगा, वो बात भी सही है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग समझ में नहीं आया मेरे को इस चीज के बारे में। ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे? जब ये बात हो रही है प्रूफ, तो बात ठीक है। वो तो न्यूट्रल रहता है ना एक तरह से मटेरियल, तो यस मटेरियल सर। तो न्यूट्रल रहता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग होगा? क्योंकि मतलब नहीं हुआ इस चीज का। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की तरफ जाऊंगा मैं। ये है इसका आंसर। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हो रहा है ऑसिलेट। और यस एक सर, सवाल यस और था, ये हो गया। और ये इसका आएगा क्या? डायरेक्ट करंट इज पास्ट, इसमें क्या कहेंगे? या तो कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा हमेशा, हाँ यहाँ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही होंगे। कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ रहेगा हमेशा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको मैं कट करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट। और कोई क्वेश्चन लेता हूँ मैं। एक सर क्वेश्चन है डीसी यहाँ पे में, हाँ बोलिए सर बोलिए। हाँ बोलो। डीसी में कोलैप्सिंग की कंडीशन आ सकती है? कोलैप्सिंग कैसे? स्प्रिंग कोलैप्स कर जाए। स्प्रिंग कोलैप्स? ये कोलैप्स कैसे होगी? सर समझ में नहीं आया। कोलैप्स का क्या मीनिंग है? वो कुछ मतलब तो बताओ, क्या समझूं मैं कोलैप्स का मीनिंग? और सर इतना मतलब एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन लेवल पे पहुंचा है वो। इतना तो, अब ऐसा तो स्प्रिंग ही टूट जाएगा, स्प्रिंग मजबूत लेकर के आओ फिर, इससे अच्छा तो ये क्या मीनिंग है टूट जाएगा? वो ऐसा नहीं कहेंगे। अगर उसका फोर्स ज्यादा हो गया के एक्स, कुछ ना कुछ तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देगा ना उसकी, कि कितना मजबूत है कितना नहीं। ऐसे कैसे कर लेंगे हम लोग? एक सवाल ये है, इसको देखो, यहाँ पे मैं शो करता हूँ उसे। तो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। ये क्वेश्चन, इसको पढ़ो और करिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए बताइए। A capacitor of 8 microfarad is connected as shown in the figure. Charge on the plates of the capacitor. Do it. क्या आएगा? बोलो। टाइम कर रहे हो या मैं करूं? कर रहे हैं सर। करो करो करो। कर रहे हैं सर। चलो, जब तक मैं पानी पी के आ रहा हूँ, करो आप।
यस आया। ऐसा क्या कर रहे हो इसमें? चलो मैं करता हूँ उसे। कैपेसिटर है, कैपेसिटर का मतलब फुली चार्ज हो गया होगा। फुली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर तो क्या होता है? यस राजुल, क्या आंसर आया कि नहीं आया? सर सर गड़बड़ आ हो गया। गई थोड़ी सी कैलकुलेशन हाँ में। हाँ, तो ये देखो सर यहाँ पे कैपेसिटर कैपेसिटर है, फुल्ली चार्ज है। फुली चार्ज है, फुल तो उसमें स्टेडी करंट फुल जाएगा ही नहीं, स्टेडी स्टेट करंट स्टेट जाएगा है ही तो नहीं बीच उसमें। में जाएगा तो नहीं। क्या हो जाए, ऐसा हो जाएगा ना कुछ, देखो ऐसा हो जाएगा सिस्टम। एकदम से फटाफट कर लिया करो सवालों को विदाउट एनी टाइम। ऐसा हो जाएगा 5 वोल्ट 1 ओम 4 ओम करंट ऐसे जाएगा लाइक दिस। तो करंट कितना हो जाएगा, वैल्यू करंट का वैल्यू इज 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी 1 एम्पियर करंट हो गया। अब जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। अब जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ करंट तो है नहीं ना, यहाँ तो करंट है ही नहीं, करंट जीरो है इधर। तो करंट जीरो है तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होता है वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, आई इंटू आर, आई इंटू 4, तो 4 वोल्ट आ 4 आ गया। रहा था। करंट चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज होता है सी इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस होता है सी वी। तो सी कितना दे रखा है इसने, 8 दे रखा है, ये आ गया 4, तो कितना आ गया 32 माइक्रो कूलम आंसर, यानी कूलम हो गया, फैराड में दे रखा है आंसर 32 सी। ऐसे करना है। क्वेश्चन और है जो देखते हैं इसको भी। आने वाला है शायद। ये क्या हो रहा है, रिफ्रेश करना पड़ेगा, रुको। जिशानी तो आ नहीं रहा यार, आपका क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ। सिंक नहीं होगा ये, फाइल सेक्शन में, कैसे करो फाइल सेक्शन में। यहाँ, कैसे यहाँ पे कैसे आ जाओगे आप? नहीं, ये सर आप उस पे हम कर सकते हैं। टेलीग्राम पे देखो क्वेश्चन डाला हुआ है जिस सामने, उसको देखो, मैं वहीं से इसको समझा रहा हूँ। ग्रुप पे नहीं है सर शायद। अच्छा ग्रुप पे नहीं डाला रखा इसने, कहीं और डाला हुआ है। सर मैंने एमएस एक सेकेंड, किया है, आप एक बार उस पे देख लो। अच्छा वहाँ पे किया हुआ है अपलोड, कहाँ है, कहाँ मिलेगा ये एमएस पे? फाइल सेक्शन, फाइल सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन होता है यहाँ पे? बाहर ही जाना पड़ेगा शायद। ये सर फाइल सेक्शन यहाँ पे बगल में। हाँ स्क्रीनशॉट है थर्ड वाला यहाँ पे, थर्ड वाला है।
इसको जूम कहाँ से होगा ये? जस्ट अ सेकंड, हटाओ, मैं वहीं पे आ जाता हूँ। सर रुको, मैं दोबारा से कर रहा है मैंने। ओफो, छोड़ो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फाइल सेक्शन, वो छोटा सा हो रहा है वहाँ पे, तो ग्रुप में डाल दो जिशान यार इसको, क्वेश्चन को। तो टाइम भी हो गया। थर्ड देखो क्या है यहाँ पे, एक लूप रखा हुआ है ऐसे, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ फटाफट से देख लो आप। लूप रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ऐसे पी से क्यू की तरफ। तो बताओ इस लूप में क्या होगा? करंट, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो यहाँ तक आएगा तो फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा तो उसमें फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो फील्ड बढ़ेगा, जब यहाँ से वापस जाएगा इधर तो फील्ड घटेगा ना? बोलिए। इस इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से फील्ड आता है, चार्ज की वजह से फील्ड आता है। इसकी वजह से इस इधर फील्ड कैसा आएगा, क्रॉस या डॉट? ये बताओ कैसा आएगा? अगर करंट तो उल्टा जा रहा है ना, मतलब इधर जाने का मतलब करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ पे कैसा आएगा? क्रॉस आएगा। और ये क्रॉस इंक्रीज कर रहा होगा, बोलिए। हाँ, क्रॉस इंक्रीज कर रहा होगा। फिर जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा? इस वाले हाफ में यहाँ पे क्रॉस कर रहा है इंक्रीज, और यहाँ पे क्रॉस क्या कर रहा होगा? डिक्रीज। और जब क्रॉस इंक्रीज कर रहा है तो ये करंट क्या करेगा? ये लूप क्या करेगा? ये डॉट बनाएगा इसका, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट देगा। भाई डॉट बनाएगा ना ये, पहले तो डॉट बनाएगा, फिर जब ये इधर आएगा तो डिक्रीज कर रहा है, तो फिर क्या करेगा? दोबारा वाली में, दोबारा में, ये तो फर्स्ट हाफ में हुआ, दोबारा में क्या करेगा? ये करेगा, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्विच हो जाएगा करंट इसमें। समझ रहे हो? ये होगा। बात क्लियर होगी सबको? समझ में आ गई? एक बार लूप में करंट एक क्लॉकवाइज, दूसरी बार में फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये है। ठीक है, सर हम बस समाप्त करते हैं। हाँ बोलो। एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन देंगे फिर। सर अल्टरनेटिंग देंगे ना ऑप्शन तो। ओके, यहाँ पे व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ, हाँ इस इंस्टेंट पे ना क्लॉकवाइज वही होगा। इस इंस्टेंट पे पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लाइन पी क्यू व्हिच लाइज इन द सेम प्लेस रेगुलर वायर शोन, व्हाट विल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ एनी इन द लूप। लूप में करंट कैसा जाएगा? इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्रॉस वाला बढ़ेगा। जब ये दूर जाएगा तो क्रॉस वाला घटेगा। तो क्या दोनों ही केस में एंटी क्लॉकवाइज आएगा क्या? आई थिंक वो तो स्विच हो जाएगा। फिर ऑल्टरनेटिंग होगा ना, फिर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन ऑल्टरनेटिंग। यही दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कैसे होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो फील्ड बढ़ेगा, फिर यहाँ जाएगा तो फील्ड घटेगा। एक बार देखते हैं इसको, नेट पे देखो जरा आप लोग, क्या रहता है इसका। ऑल्टरनेट तो होना चाहिए, स्विच करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम along the line PQ which lies in the same circular plane as shown, what will the direction of the induced current if any in the loop? ऑल्टरनेट मारेगी यार मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलो देख लेना इसको, देखते हैं। अभी आप नेक्स्ट क्लास अटेंड कर लो। चलिए फिर, ओके।